चलिए, जय श्री कृष्ण। आइए देखते हैं पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी इतना आसान नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे में वर्णन हो जाए। पृथ्वी का वर्णन मतलब पूरा भूगोल का वर्णन इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए पृथ्वी देखते हैं। ये पृथ्वी मान लीजिए गोल है और यह जो है 2 ध्रुव, तो यहाँ से सीधी रेखा खींच दें तो ये उत्तरी हो जाएगा। ये उत्तर, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। तो ये एक बिंदु है, ये है नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ ये क्या है, पोल है, ध्रुव है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यह जो है आपके उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। जैसे आपके बताया जाता है कि भारत में उत्तर की तरफ मुड़ करके नहीं सोना चाहिए, सिर रख के उत्तर की तरफ नहीं सोना चाहिए। गलत नहीं बताया जाता। बात यह है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है दोनों ध्रुवों की तरफ बहुत तेज है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की तरफ। और भारत क्या है, कहाँ पर बसा हुआ है? अगर यहाँ से ये सीधी रेखा है, मान लीजिए इसे ये बना दी गई, यह 0 अंश अक्षांश रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा है। और 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? यह भूमि के मध्य से गुजरी हुई है। यह कहाँ से गुजरी है? भूमि के मध्य भाग से गुजरने के कारण इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यह इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के विषु को, कि सूर्य का विषु है, विषु का सेंटर माना जाता है, इसलिए इसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब यह जो है इसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 रेखाएं, इसका 3 नाम। यह समान दूरी से पर जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से। और भारत की स्थिति कहाँ है? भारत की स्थिति लगभग इधर है, लगभग यहीं पर। ये भारत की स्थिति लगभग है। और यहाँ से भी इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो 23.5 अंश पर स्थित है। कितने अंश पे स्थित है? 23.5 अंश पर स्थित। इसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और जो है नीचे इसके 23.5 अंश, इधर से भी 23.5 हो जाएगा, 23.5 इधर से भी होगा। मकर रेखा स्थित, मकर रेखा स्थित। आपका ये हमारा सूर्य जो है कर्क रेखा तक पहुंचता है, फिर वापस मकर रेखा की तरफ जाता है, मकर रेखा से फिर कर्क रेखा की तरफ गुजरता है। ठीक है ना? ये हमारे सूर्य का यही दैनिक कार्य है। पूरे वर्ष भर में एक बार कर्क रेखा पहुंचता है, फिर एक बार जो है मकर रेखा पर पहुंचता है। अब जो है और 2 बार विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर पहुंचता है। 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद भूमध्य रेखा पे आ जाता है, फिर 6 महीने बाद आ जाता है। मतलब साल में 2 बार आता है, इसीलिए इसे सूर्य का विषु कहते हैं और इसीलिए इसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य से जाती है और पृथ्वी के मध्य से जाने के कारण इसे एक गोला है, इस गोले को क्या है 2 भागों में बांट देगी। तो 2 भागों में बांटेगी तो आधा आधा गोला हो जाएगा।
इसलिए इसे हम गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। अब ये उत्तरी ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है ना? तो दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत किस में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। भारत किस में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर प्रश्न आए कि भारत, दो ऑप्शन आ जाए, जैसे भारत किधर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। दूसरा ऑप्शन हो उत्तर, इधर क्या पूर्व होता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तीसरा ऑप्शन हो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध। तब क्या होगा? गोलार्ध तब क्या होगा? कौन सा सही होगा? अगर ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध ना होता तो उत्तरी गोलार्ध सही होता। उत्तर पूर्वी गोलार्ध देने के नाते उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि अगर इधर से अगर आप सीधे ये प्रकाश लाइन को खींच ले, इधर ये उत्तर पूर्व हो जाता है, ये दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम होगा, ये दक्षिण पश्चिम होगा, ये दक्षिण पूर्व होगा। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए आगे देखे जाए, बातें हो कि उत्तरी गोलार्ध में आ गए हम, दक्षिणी गोलार्ध में आ गए। अब ये सूर्य यहीं से यहाँ तक जाता है, यहाँ कब पहुंचता है, यहाँ कब पहुंचता है, यहाँ कब पहुंचता है, माने कर्क रेखा पे कब पहुंचता है, मकर रेखा पर पहुंचता है, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन पे कब पहुंचता है। तो सूर्य जो है 21 जून को 21 जून को कहां पर होता है? कर्क रेखा पर स्थित होता है। और कर्क रेखा में स्थित होने के कारण उत्तर भारत में या भारत में, उत्तरी गोलार्ध में या भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। और जितना बड़ा दिन होगा, दिन और रात में विपरीत संबंध होने के नाते जितने बड़ा दिन होता है उतनी ही छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में या भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और जो है सबसे छोटी रात। और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। और 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? योग दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाते हैं। एक देखिए, एक तीर से दो निशाना। एक 21 जून से कर्क रेखा पे सूर्य स्थित होता है, 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। तो दो प्रश्न हो गए, यहां से बन गए। फिर यह जो है भारत पे कर्क रेखा हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि 8 राज्यों से गुजरती है। आज उसे नहीं बताएंगे, आगे देखिए। तब यहां से फिर वापस जाएगा 22 जून को, वापस आ जाएगा धीरे 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 आते आते पहले विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य आएगा। तो भूमध्य रेखा पे कब पहुंचेगा? 23 सितंबर को पहुंचेगा। 23 सितंबर को पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? 23 सितंबर। 23 सितंबर को पहुंच जाएगा। सूर्य जो है लगातार चलता है, तो 23 सितंबर को पहुंचेगा कहां? सितंबर को कहां पहुंचेगा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। अब विषुवत रेखा पे जब पहुंचता है तो विषुवत रेखा पे पहुंचने के कारण अब आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक पूरा विश्व जो है में अब सूर्य की दूरी बराबर है। इसलिए पूरे
विश्व में क्या होता है? दिन रात बराबर होता है। दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। पूरे विश्व में 2 दिन आता है ऐसा कि जब पूरे विश्व में दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर को जब सूर्य यहाँ पहुंच जाता है, उसके बाद 24 सितंबर से दक्षिण की तरफ चल देता है, तो उत्तर भारत में ठंड आनी शुरू हो जाती है और दक्षिण भारत में गर्मी आने शुरू हो जाती है। एकदम अपोजिट है, क्योंकि जिधर हमारे भारत में उत्तरी गोलार्ध में अर्थात भारत में जब गर्मी शुरू होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी शुरू हो जाती है। जब हमारे यहाँ ठंडी शुरू होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी शुरू होती है, तब यहाँ गर्मी का सीजन आ जाएगा, मौसम आ जाएगा और धीरे धीरे सूर्य कहाँ जाएगा? मकर रेखा पहुंच जाएगा। अब मकर रेखा पर कब पहुंचता है? 23 दिसंबर। बताइए कब पहुंचता है? 22 दिसंबर। चलिए 22 दिसंबर को पहुंचता है। कब पहुंचता है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंचता है। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 23 दिसंबर को और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात 23 दिसंबर को। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए कि विषुवत रेखा पे स्थित राज्य जो हैं, स्थित देश हैं, जितने भी देश हैं विषुवत रेखा पे स्थित, इनकी दूरी दोनों जगह से समान होने के कारण 23.5 यहाँ 23.5 यहाँ, कभी भी यहाँ गर्मी ठंडी सब बराबर पड़ती है। अर्थात यहाँ का मौसम कैसा होता है? सुखद होता है। दिन भर गर्मी पड़ेगी और रात को ठंडी। अर्थात दिन में गर्मी का आनंद लेते हैं लोग और रात में ठंडी का। रात में एसी नहीं, खिड़कियां खोल देते हैं लोग, एसी का मजा मिल जाता है। ठीक है? शाम को लोग नहाते हैं लेकिन रात में कंबल ओढ़ते हैं। अब सोच लीजिए कैसा मौसम होता है। तो यहाँ पर होता है क्या कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा पर। अब यहाँ से सूर्य 22 दिसंबर से जब चलता है तो कब पहुंचता है? फिर पुनः 21 मार्च को कहाँ पहुंचता है? विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पर। ठीक है? आज नाच ना डाल का हम तो सजली आ जाओ नाच दिखने बाबा। जो है आराम से बैठिए, नाच वाच कंप्लीट हो जाए आपकी। बहुत मस्त है इस समय नाच देखने में। आप नहीं, वो भी पैसा दे के लगा के बुलाते हैं ना, इसलिए देखना जरूरी है, क्योंकि उनका पैसा लगा है तो कैसे आप ही लोगों को देखने के लिए बुलाते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए 21 मार्च को जब सूर्य यहाँ पहुंचता है, यहीं पर पहुंचेगा, नहीं क्या वहां एक ही सूर्य सीधी रेखा में चलता, हमेशा चलता रहता है। जब भी देखोगे एक ही जगह चलता, वहीं से निकलता, उसी रास्ते चलता जाता, जरा भी इसी देर नहीं और रास्ता बदलना नहीं। यह चीज अगर सूर्य से सीख लीजिए कि निरंतरता, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन नाच आ जाए तो क्या करिए, क्लास बंद, फिर कहिए साहब नंबरवा कम होता है। अब तो गुरु जी कहा कर नचियो देखा मैं। चला ठीक है। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है, इसका एक अलग से नामकरण है। दिन रात यहाँ भी आ जाएगा तो दूरी बराबर होने के नाते पूरे विश्व में दिन रात 21 मार्च को भी बराबर हो गया। अर्थात अब प्रश्न आ गया आपका कि 21 मार्च और 23 सितंबर
को विश्व भर में, को पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में दिन रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। और दिन रात में कौन सा मास होता है? द्वंद्व। कैसे? योजक चिन्ह लगा दिन। हाँ, दिन और रात, ठीक है ना। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को याद रखिएगा, पूरे विश्व में दिन रात बराबर होता है। और 21 मार्च 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है। और इस समय जून का महीना, आज क्या तारीख है? आज 11 तारीख है, 11 जून है। 10 दिन बाद, अर्थात 11, 10, 21, 10 दिन बाद जो है 21 जून को पूरे विश्व, भारत में जो है सबसे बड़ा दिन होगा, 21 जून को। और कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं। मित्र पर गमचा झार, मित्र से मिजोरम, हमने आपको बता दिया, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। मिजोरम, मित्र, त्रा से त्रिपुरा, त्रिपुरा, मित्र पर पश्चिम बंगाल, और रा से राजस्थान, राजस्थान, मित्र पर गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, मित्र पर गमछा, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो देख लीजिए, 8 राज्यों से गुजरती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। झारखंड की राजधानी रांची, कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची शहर से गुजरती है। कई बार प्रश्न बना, ठीक है। इसी में आपका पूरा जो है, सारे किताब पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं, मन लगा के आप बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए बस। तो रांची शहर से गुजरती है। जहां जहां से कर्क रेखा 21 जून को सूर्य रहते हैं और कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा पे स्थित जितने भी भारतीय राज्य या शहर हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी स्थान हैं, और स्पेशली देखिए रांची बता रहे हैं क्योंकि कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे परछाई नहीं बनती, परछाई नहीं बनती किसी की भी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो है 10 दिन बाकी है, झारखंड के रांची चले जाइए, देख लीजिए, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है। तो देखिए ये है जो है, अब यहां से कर्क रेखा गुजरती है। और कभी भी प्रश्न आता है तो आपको यह चीज ध्यान देनी कि किस किस राशि से गुजरती है, कहां से, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे देगा किसमें से कहां से नहीं गुजरती है, उसे खोजना पड़ेगा। और किसमें से गुजरती है, इसमें कोई भी राज्य दे सकता। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। दूसरा प्रश्न ये भी ध्यान दीजिए, सबसे कम राजस्थान से गुजरती है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। एक कर्क रेखा पर तो स्थित नहीं है, लेकिन कर्क रेखा के निकट स्थित। ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है, ठीक है। परीक्षा कोई भी हो, प्रश्न बनाने का तरीका सीख लीजिए, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, सॉल्व करिए। हार माप बड़े तैयारी हम कराएंगे, और वो भी फ्री चल रहा है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, ईमानदारी के साथ कर लीजिए, क्योंकि बेईमानी कभी फलती नहीं है, ठीक है।
तो देखिए ये हो गया। अभी हम बताने जा रहे थे लेकिन आपको बता ही नहीं पाए। इतना बड़ी पृथ्वी है, इतनी देर में कितना समझा पाएंगे आपको। 21 मार्च, जब मार्च का महीना आता है तो बसंत रहता, बसंत ऋतु रहती। तो 21 मार्च को बसंत ऋतु होने के नाते बसंत विषु कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत विषु। 21 मार्च को बसंत विषु होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर स्थित होता है। 21 मार्च को बसंत ऋतु, और 23 मार्च को क्या हो जाएगा? 23 सितंबर को क्या होगा? शरद ऋतु आ जाती है। देखिए यहाँ पे सितंबर के महीने में नवरात्र का उत्सव मनाया जाता है, दुर्गा पूजा। बसंत में भी मनाया जाता है लेकिन इस तरह से नहीं मनाया जाता, बस वैसे लोग व्रत रह लेते हैं। लेकिन शरद ऋतु में लोग बढ़िया से मूर्ति लगा करके पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो इसे शरद विषु कहते हैं, शरद विषु कहते हैं। कल बारात में मजा आया था। हम कहे भाई खाइए खूब दबा दबा के, तो उसी तरह से पढ़ाई भी कर लीजिए। जितने चाव से खाते हैं, बारात में नाच देखते हैं, उतने ही मन से पढ़ाई कर लीजिए। परीक्षा की औकात नहीं है कि आपको रुकने दे, पास ना होने दे। परीक्षा में इतनी दम नहीं है कि वो आपको पास होने से रोक दे, बट उतने ही मन से यहाँ पढ़ाई करिए। देखिए इतनी चीजें आपको यहाँ तक बता दी गई और संभवतः रट जाएंगी। कुछ दिन बाद भूलेगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बट यही है, ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। ये पहले प्रकार के होते हैं जो सिर्फ स्वयं का भला चाहते हैं, बाकी किसी का नहीं। दूसरे प्रकार के कौन होते हैं? जो अपनों का भला चाहते हैं, अपनों का भला चाहते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं वे लोग जो सबका भला चाहते हैं। तो सबके भले में क्या होता है? स्वयं के भले में पता नहीं आपका होगा कि नहीं होगा, आपका घर परिवार सब रुष्ट हो जाएंगे। अपनों का भला चाहेंगे तो पड़ोसी देखता रहेगा, किसी दिन टांग अड़ा देगा, सारा जो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। यदि आप सबका भला चाहेंगे तो सब, अगर आपका जो है कहीं से नुकसान होने लायक रहेगा, सब बना देंगे, आपका बन जाएगा। तो सब क्यों? सब में आप खुद हैं, इसलिए आप भी हैं, आपके अपने लोग। इसलिए सबका भला देखिए, आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखें, ये कर्क रेखा बातें हो गई, मकर रेखा। अब देखिए ये 0 अंश अक्षांश, इस रेखा को कैसे कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है उसे कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। अरे अक्षांश रेखा 0 अंश की होती है। इसके उत्तर में यदि हम जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में, मान लीजिए 1 अंश उत्तरी गोलार्ध में गए, 1 अंश उत्तरी गोलार्ध में गए, तो अब कितने, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए, या हम ही हैं, यहाँ से यहाँ चल जाए, आप ही चले जाए, यहाँ से विषुवत रेखा खड़े हों, फिर 1 अंश उत्तरी का अक्षांश में चले जाए, तो आप कितने किलोमीटर दूरी तय करोगे? 111 किलोमीटर दूरी करोगे। अर्थात 1 अंश अक्षांश बराबर क्या होता है? 111 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से दक्षिण की तरफ 1 अंश अक्षांश बढ़ जाए तब क्या होगा? तब भी आप 111 किलोमीटर दूरी तय करोगे। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लो 3 लोग हो आप, या 2 लोग हो, दोनों लोग एक लोग है 1 अंश उत्तरी अक्षांश, एक लोग दक्षिणी अक्षांश पे जाए, 1 अंश पहुंच जाएंगे दोनों लोग, तो कितनी दूरी तय कर लेंगे दोनों मिलके? 2 अंश अक्षांश, 2 अंश अक्षांश।
अर्थात 2 222 गुणे 111 कर दीजिए, 222 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, ये विषुवत रेखा बांटती है। अब ये गोला 180 अंश को होता, लेकिन अब ये 360 का नहीं होगा क्योंकि पीछे वाला नहीं जुड़ेगा, इसलिए अक्षांश रेखा में सामने से ही रहता है। तो ये कितनी होती है? 90 अंश उत्तर होता है अक्षांश और 90 अंश अक्षांश दक्षिण होता है। तो कुल कितनी, अब देखिए आप थोड़े से ध्यान देंगे, यदि तो आपको हर परीक्षा में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। भगवान ये समय तो होता भाई है 10 बजे। ठीक है, देखिए जो है ये अक्षांश रेखा, 0 अंश अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा, विषुवत रेखा इधर एक एक अंश अगर घिसकाते जाएंगे, देखिए पूरी ने 90 लाइन तो नहीं बन सकती, यहाँ पर बनेगी, वैसे बनेगी पूरी, लेकिन अगर ऐसे करते जाएंगे आप, एक एक अक्षांश नीचे से ऊपर बढ़ाते जाएंगे, आप बढ़ाते जाएं तो आप देख रहे हैं कि ऊपर जाते जाते यहाँ पर ध्रुव पे अक्षांश रेखा बिंदु आकार हो जाती है। ध्रुव पे सबसे छोटी हो गई और विषुवत पे सबसे बड़ी है। इसी प्रकार से दक्षिणी में बना दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध एक अंश एक एक अंश करेंगे तो 90 अंश वाली कहाँ आ जाएगी? 90 अंश दक्षिणी वाली कहाँ आ जाएगी? अब देखिए 90 अंश दक्षिणी वाली दक्षिणी गोलार्ध को टच करती है और उत्तर वाली उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को। सबसे छोटी बिंदु के आकार की यहाँ होती 90 अंश की उत्तरी वाली और 90 अंश दक्षिणी, ये ध्रुव पे होती है। अब ये इनका क्या काम है? काम सिर्फ ये दूरी बताते, और भी जो है इससे रिलेटेड आगे बताएंगे आपको, लेकिन पहले यहां देखिए। अब ये कुल कितनी अक्षांश रेखाएं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं बता सकते हैं? बताइए। नाच देखेंगे तो कैसा कपड़ा पहनी थी बता देंगे, किस गाने कौन सा डांस कर रही थी बता देंगे, खाना कैसा बना था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बताएंगे? अपने लिए ईमानदार कम से कम बन जाइए। सामान्य सी बात है, 90 अंश 90 अंश, तो 90 एक एक अंश की खींचे हैं तो ये 90 रेखा उत्तरी गोलार्ध में बनेगी और 90 रेखा दक्षिणी गोलार्ध में बनेगी, और एक 0 अंश वाली विषुवत रेखा है तो 90 + 1 + 90 180 + 1 अर्थात 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, 181 अक्षांश रेखा। अब आप जब भी चाहें तो दोनों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब यहाँ से 0 अंश से गुणा कर लीजिए 90 अंश का, तो एक क्या 90 × 111 किलोमीटर, तो 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 1 = 9, 9,990 किलोमीटर। विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव और विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की दूरी क्या होती है? 9,990 किलोमीटर। और यहाँ से अब देखिए कितनी दूरी होगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है बताइए?
यही दोनों जोड़ लीजिए या 2 से गुणा कर लीजिए। 9,990 गुणे 2 0, दोनों 18, हाथ में 1, दोनों 18 1, 19, हाथ में 1, दोनों 18 1, 19, 19,980 क्या होगा? किलोमीटर की मीटर? किलोमीटर होगा। इतने जल्दी नहीं बोलना। 19,980 किलोमीटर होती है कुल। तो पृथ्वी के ध्रुवों की दूरी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की दूरी 19,980 किलोमीटर। आप नॉर्मल तरीके से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा में प्रश्न उसकी मर्जी यार, पूछने तो जैसे मर्जी वो पूछ के आए, आप आंसर निकाल के आओगे, ये मेरी मर्जी। लेकिन आप मेरी मर्जी से पढ़ोगे तो, आप हमारे अनुसार पढ़ेंगे तो परीक्षा नहीं रोक सकते। आप कभी भी देख लीजिएगा, जो बस में पढ़ते, ट्रेन में पढ़ते, स्कूल के बैग पढ़ते, मोटरसाइकिल पे जाते हुए मैंने देखा है पढ़ते लोग, ऐसे लोगों का रोल नंबर नोट कर लीजिए, जीवन में इनका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट तो आता है, पास वाला नहीं आता, फेल वाला। फेल में नंबर 1 पे हो सकते हैं, लेकिन पास में लास्ट नंबर भी इनका नहीं होता। इसलिए ध्यान दीजिए, समय होता है, समय पे काम करना अच्छा हो। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेती का काम, धान का सीजन चल रहा है, अब बारिश ना आए तो फिर क्या होगा फायदा? तो समय से किया गया काम पछताने लायक नहीं होता। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको से बता दी गई। अब आगे देखें क्या होता है ध्रुवों पे। अब इतना आपको वर्णन कर दिया गया, फिर से देखें इसको क्या करते हैं, फिर से मिटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा। देखिए बना लीजिए एक गोला। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। आप एसपी सर चैनल पे एसपी सर से पढ़ रहे हैं, और यस साउथ पी से दक्षिणी। हमने आपको बताया था कि हम जो है, हमारे बुजुर्ग, जिसे हम कोई महत्व नहीं देते हैं, किसी वैज्ञानिक से कम नहीं। यह जो है कहते हैं कि हमें उत्तर मुड़ करके या सिर रख के नहीं सोना चाहिए। बस एक कारण है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। कितना होता है? सर्वाधिक होता है। देखिए ध्रुव, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण ध्रुव पे होता है, और जो है इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमें मना करते थे कि उत्तर से रख के नहीं सोना चाहिए। यदि आप मान लो थोड़ी देर के लिए दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच गए, सपोज दैट ऑस्ट्रेलिया, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जाती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है ना, जिसमें से कितनी रेखाएं जाती हैं? तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है ना? तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सिर्फ एक रेखा गुजरती, कौन सी? मकर रेखा। और जो है एशिया महाद्वीप से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? भारत से सिर्फ कर्क गुजरती है। भारत से सिर्फ कर्क गुजरती है। और एशिया से कौन गुजरेगी? मकर नहीं गुजरेगी, मकर नहीं गुजरेगी, विषुवत। ठीक है ना? तो ये देखिए, चलिए उसे डिटेल में दोबारा कभी बढ़ाएंगे दूसरे दिन। तो यह जो है
अब देखिए हम इस पे बात कर रहे थे कि अगर ये इधर से मान लीजिए पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है, मान लीजिए नहीं झुकी है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे हम? एक रेखा हमने सीधे पार दिया, दोनों ध्रुवों को मिला दिया, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रश्न रुक गया। ये गुरुत्वाकर्षण की बात हम कर रहे थे, गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही थी, ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है। देखिए सूर्य से जब कभी कभी ज्वालाएं निकल के आती, सूर्य से कभी कभी ज्वालाएं निकल के आती हैं और वह सीधे कहां पड़ती हैं? पृथ्वी पे आती। तो चूंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो है क्या काम है, इस पे गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक होने के कारण ये अपनी तरफ खींच लेती। दो जने देखा कोनो सामान जब अगर हो तो लड़के लेत रहा है न, मिला ला दे दे लड़का तो क्या होला, छीने लगन। और जो लड़का सबसे सर्वाधिक स्ट्रांग होता है, अर्थात जिसकी गुरुत्वाकर्षण पावर ज्यादा होती है, वो सब क्या करता है, वही खींच लेता है। तो यह भी सूर्य की आने वाली ज्वालाओं को खींच लेती है अपनी तरफ, और इसका परिणाम क्या होगा जानते हैं? परिणाम भयंकर होता, परिणाम आसान नहीं होता, बहुत भयंकर होगा, क्योंकि सूर्य की ज्वालाएं हैं, ठीक है। और जो है तो जितने हमारे संचार के साधन हैं, संचार मतलब आप मोबाइल फोन से जोड़ लीजिए, वो भी बेतार के तार जो हैं, ये सारी प्रणाली जो होती है, ये बेतार के तार जो लगाए जाते हैं, किस मंडल में लगाए जाते हैं? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में हवाई जहाज या वायुयान उड़ाने के लिए मौसम है। बेतार के तार आयन मंडल में लगाए जाते हैं। आपका फोन, आप अपनी बगल में, आपके पास दो फोन हो, एक फोन से लगाइए तो डायरेक्ट वहां नहीं जाता, पहले आयन मंडल से कनेक्ट होता तब फिर आता। तो ये बेतार की संचार प्रणाली जो क्या होती है, ध्वस्त हो जाती है। तो इसका यह दुष्प्रभाव है। अब इतने सोच लीजिए कि आप जो अगर इधर मुड़ करके सोचेंगे, शरीर रख के सो रहे हैं उत्तर में या दक्षिणी गोलार्ध वाले दक्षिण में, उनका क्या होगा? उनका मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा। इसलिए कहना मानना चाहिए बड़े बुजुर्गों का, वो वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक से काफी अधिक है, बस उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि विज्ञान, ठीक है। तो अब आइए इस पे बात कर ले, प्रकाश वृत्त पे। ये क्या होती है, इस रेखा को क्या कहते हैं? अभी हमने जस्ट आपको बताया क्या कहते हैं, प्रकाश वृत्त। अभी हमने आपसे कहा कि पृथ्वी मान लो झुकी नहीं है तो प्रकाश वृत्त सीधे बनेगा। और अब जो है थोड़ी देर के लिए एक बात और मान लो, इसे प्रकाश वृत्त कहते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश वृत्त, इस रेखा को प्रकाश वृत्त कहते हैं। तो ये प्रकाश वृत्त है। अब ये प्रकाश वृत्त आधे भी बटा, मान लो थोड़ी देर के लिए पृथ्वी अपने स्थान पे चलती है। देखिए पृथ्वी की दो गति हैं। कौन कौन सी गतियां हैं? बताइए। एक गति है घूर्णन और दूसरी गति क्या है? दूसरी कौन सी गति? परिक्रमण। पृथ्वी की दो गतियां, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, ठीक है ना।
इसमें जो है अब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात बराबर, और दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं बराबर, तो हमने बता दिया कब होते हैं। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, और परिक्रमण के कारण क्या होता है बताइए। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। अगर पृथ्वी, मान लीजिए हमने अभी मान लिया कि पृथ्वी घूर्णन गति बंद कर दे, अपने स्थान पे चलना छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए, नहीं तो पढ़ेंगे ही क्या। तो यह जो है बंद कर दे, तब क्या होगा, दिन जहाँ रहे दिन रही, रात जहाँ रही रात। तो पृथ्वी अगर बंद कर दे, अब आप देखिए, यहां से देखिए, अब ये है क्या, प्रकाश जो आएगा सूर्य का प्रकाश जो ध्रुवों से आएगा, और ये सूर्य को टार्च की उष्मा दी जाती है, तो सूर्य से जो प्रकाश आएंगे ये कहां पड़ेंगे, पृथ्वी के आधे भाग पर। अर्थात परिणाम क्या निकलेगा, पृथ्वी के आधे भाग पर क्या होगा, दिन रहेगा, प्रकाश रहेगा, और आधे भाग पर रात होगी। आधे भाग पर क्या होगा, रात रहेगी। अब ये नहीं कि ये बदल जाएगी, अगर पृथ्वी ना घूमे तो दिन रात नहीं होगा, अर्थात आधा भाग पूरे जीवन जब तक चलेगी सृष्टि अंधेरे में गुजरेगा, और आधा भाग प्रकाश में। अब ये समस्या आप देखिए, जनसंख्या की कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि अब भी लोग चंद्रमा पे जाने के प्रयास कर रहे हैं, नीचे और ऊपर की जमीन बिक रही है शहरों में। अगर ये हो जाए, अब क्या होगा, तो सब लोग कहाँ, इधर कोई नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि सूर्य जो है उष्मा का सबसे अच्छा स्रोत। सूर्य नहीं होंगे तो उष्मा नहीं मिलेगी, तो धरती पे पेड़ पौधे जीवन नहीं होगा। जब वो नहीं होंगे तो हम मानो सबसे कमजोर जीव हैं इस धरती के। सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता के कारण हम सब पे शासन कर रहे हैं, लेकिन सबसे कमजोर है, हमें बहुत जल्दी से कोई चीज नुकसान कर जाती है। तो ये चीज है, तो आधे भाग में ही सिमट जाएगा पूरा विश्व, और उसी में जल भी है। तो ये है, अब लाइट से कितना आप प्रकाश करोगे ये, लेकिन सूर्य वाला प्रकाश आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए यह अगर पृथ्वी ना घूमती तो दिन रात नहीं होते, और आधे भाग पे ही दिन रह जाता, आधे भाग। और यह रात नहीं होती तो क्या होता, कुछ लोग खड़ते खड़ते मर जाते, सोते नहीं। आराम भी जरूरी है, लेकिन तो नहीं आवश्यकता। और जहाँ रात होती तो कुछ ऐसे आलसी लोग हैं कि सोते ही रहते, कमाइन तो कहाँ दिन भर, और दिने ना हो वो। ठीक है ना। अब देखिए, परिक्रमण और गति, घूर्णन गति के बारे में हमने आपसे बताया। घूर्णन मतलब अपने ही का चक्र का घूमना। जैसे कोई देखते हैं जब नाचता तो क्या करता, अपने ही आसपास घूमता ना। और जो है इसी को घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। घूर्णन या परिभ्रमण दोनों गतियां एक ही। परिक्रमण, अब आप देखिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में परिक्रमा चलती। हमारे यहाँ अयोध्या में
कै कोसी परिक्रमा चलती? 14 कोसी परिक्रमा चलती है। 14 कोसी परिक्रमा चलती है, मतलब परिक्रमा हम किसकी करते हैं? दूसरे की करते हैं। परिक्रमा दूसरे की करते हैं। और जो है तो 14 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। और जो है तभी 14 तिया 42 किलोमीटर की दूरी लोग परिक्रमा कर लेते हैं। हम भारतीयों के यहाँ ये सब है अच्छा ही, इसी बहाना उनका शारीरिक व्यायाम होता। और ये शरीर जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा देने वाली, ठीक है। तो यह परिक्रमण गति किसकी होती है? दूसरे की परिक्रमा की जाती है। इसलिए परिक्रमण गति किसकी है? दूसरे की है। अर्थात पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कौन सी गति कहलाती है? परिक्रमण गति। तो अब आप देखें क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन न करने से अब ये यही खड़ी रहेगी तो सूर्य आएगा, प्रकाश देके चला जाएगा। और जो है जब ये घूमती तो इधर उधर अपना जो है लाती रहती, तो सारे पृथ्वी पे प्रकाश होता रहता, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए अक्षांश रेखा हो गई, आपको समझा दी गई बढ़िया से, परिक्रमण गतियां परिभ्रमण हो गई। और इस तरह से जितना भी विश्व होता सब पे क्या होता? प्रकाश बराबर पड़ते। आधे पे ही जाना है तो प्रकाश बराबर पड़ते हैं। अब आगे देखें, परिभ्रमण, ये गतियां हुए। अब मान लो पृथ्वी झुकी है, कितने अंश पे? 23.5 अंश पे झुकी है। अब ये सत्य है, 23.5 अंश पे क्या है? तब उत्तरी ध्रुव यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर है 23.5 अंश, 23.5 अंश इधर है। ये 23.5 अंश पे दुखी है तो साउथ पोल यहाँ है। और ये है नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा। अब ये भी 23.5 अंश पे झुका है। अब प्रकाश वृत्त किधर बनेगा? सीधे। अब भी वो है सीधे बनेगा, ठीक है। अब जो है देखिए क्या समस्या उत्पन्न होगी। समस्या देखिए क्या होती है। समस्या तो रियल में कुछ नहीं होगी। और इधर देखिए, और आगे देखते चलिए। सूर्य की किरणें जब आएंगी तो क्या होगा? इधर से इधर निकल जाएंगी, इधर से इधर निकल जाएंगी। अब ये पृथ्वी घूम घूम करके जो है आपको क्या करती है? हर स्थान को सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। अब यहां अगर हो गया, अब देखिए तब क्या होगा? ये 0 अक्षांश है तो यह जो है क्या होगा यहाँ से? अब जो है आप जो है देख रहे हैं इधर प्रकाश ज्यादा मिल रहा है और इधर कम मिल रहा है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जब दिन बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में, यहां से देखिए पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा तो रात छोटी हो जाएगी। ये रात छोटी होगी। और जो है जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें दिन छोटे होंगे। यहाँ दिन बड़ा तो यहाँ दिन छोटा। और जो है रात इसके पेशा दिन का विपरीत रात होती तो रात बड़ी हो जाएगी। अब यह देखिए जब उत्तरी ध्रुव पे प्रकाश पड़ेगा तो दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में रहेगा। यद्यपि प्रकाश जाएगा
लेकिन दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होगा। ठीक है ना, ये चीज है, आपको अंधेरे में रहेगा। और जब इधर सूर्य का प्रकाश आ जाएगा तो फिर क्या होगा, इसके विपरीत उत्तरी ध्रुव पे अंधेरा होगा, दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश होगा। तब दक्षिणी ध्रुव में दिन बड़े और रातें छोटे, और उत्तरी ध्रुव में दिन छोटे रातें बड़ी हो जाएंगी। ये चीज बढ़िया से समझ में आ गया ना। देखिए, पृथ्वी के वर्णन में आप इतना पढ़ लिए, अब भी इसका वर्णन कंप्लीट नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। अब आगे देखें, पृथ्वी जो है को आपको बता दिया गया झुकी है 23.5 अंश पे। अब ये भी एक प्रश्न बनता है आपका कि पृथ्वी कितने अंश पे झुकी, तो 23.5 अंश पर। और पृथ्वी विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से क्या है, रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा की दूरी कितनी है, 23.5। ठीक है ना, 23.5 अंश और 23.5 अंश। इस प्रकार से आपको 23.5 3 जगह से मिल जाएगा। तो प्रश्न पूछने और समझने में थोड़ा सा ये है, कभी भी प्रश्न लगे आपको कठिन है तो थोड़ा आराम से 1-2 बार और पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा, नहीं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि जीएस आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। अब आइए, कर्क रेखा तो आप मान लीजिए अक्षांश रेखा पढ़ लिए। मकर रेखा, मकर रेखा क्या होती है, मकर रेखा, अब देखिए मकर रेखा क्या होती है, ऐसे गुजरती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम, ये हमेशा कहाँ आके मिलती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। ये कैसी होती है, देखिए अक्षांश रेखा कैसी होती है, अक्षांश रेखा कैसी होती है, सीधी होती है, लेकिन देशांतर रेखा कैसी होती है, वक्री होती है। ठीक है ना, पूरा गोल तो नहीं हो सकती, लेकिन वक्री होती है। अब उधर से दोनों साइड से आगे पीछे से जोड़ देंगे, पूरी पृथ्वी पे देखेंगे तब वो भी। और एक गोलक कितने अंश का होता है, 360। तो गोला जो है 360 अंश का होता है। तो मकर कितनी जो देशांतर रेखाएं होती हैं, कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, देखिए मकर, ये जो इस रेखाओं को, ऐसी रेखाओं कैसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का क्या काम है, ये देखिए धरती पे जितनी रेखाएं मानी गई हैं, ये सब क्या है, काल्पनिक है। वास्तविक होती तो क्या होती, धरती, अब तक आप देखिए कागज पे कहीं लाइन बना देते हैं, मोड़ देते हैं, तो वहीं से फटने के चांसेस हो जाते हैं। अगर धरती पे रेखा होती तो धरती वहीं से टूट जाती। अब इसी प्रकार से देखिए एक जीएस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तिथि का, क्या है, पृथ्वी किसी भी पल दो अर्थात 2 और 2 गिनती में लिख लीजिए, 2 टुकड़े नहीं हो सकती, 2 टुकड़े
किसी भी पल दो दो टुकड़े, दो दो अर्थात 22। पल से क्या होगा? पल से क्या होगा? अप्रैल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। तो क्या हो गया? पृथ्वी किसी भी पल दो दो टुकड़े नहीं हो सकती, दो दो से 22 बन जाएगा। अब पल से अप्रैल, तो किसी भी पल अर्थात 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है। और एक और प्रश्न पृथ्वी से, देखिए पृथ्वी पे जल कितना भाग है? लगभग 70%, 70 से 75% लगभग हम मान लें। कितना है? 70%। 3/4। ठीक है। इतना ही जीव में, इतने ही परसेंट, जितना धरती पे जल है उतने ही परसेंट जीवों में जल होता है। इसीलिए पानी की कमी हो जाने से तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो इतना जल होने के बावजूद पीने योग्य जल कितना है? क्या परसेंट है? 1% की 2%? जो भी है आप ध्यान से देखिएगा, बाद में बताइएगा। ये आपके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं, हम अगली बार इसे लेके बताएंगे। आप कमेंट में करके बताना होगा तो बताइएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, जल की दो दो बूंदे एक मरते हुए आदमी को क्या करती है? बचा लेती है या जिला देती है। देखो लोग कभी कभी है ना, प्यास से मरते हैं, अगर कोई उन्हें पानी पिला देता है तो क्या धीरे धीरे उनकी चेतना जग जाती है, तो जिनका जीवन बच जाता है। तो दो दो से 22 हो जाएगा और मरने से क्या हो जाएगा? मार्च। 22 मार्च को क्या होता है? विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जल को हमें, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जल को हमें कम से कम दुरुपयोग करना चाहिए, ना एकदम ना करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखिए ये प्रश्न हो गया। देशांतर रेखाएं क्या करती हैं हमारे लिए? क्या करती हैं बताएं? बोलबा 0.03% खाली पीने योग्य। चलिए, जो है जल देशांतर रेखा क्या करती हैं? देशांतर रेखा का काम क्या है? सारी में रेखाएं, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं सब काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हें हम क्या मानते हैं? देशांतर रेखाओं को ये समय का मापन करते हैं। इसे समय का मापन करते हैं। हम समय मापते हैं। अब बताइए, और कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? कुल कितनी देशांतर रेखाएं? कितनी देशांतर रेखाएं? बोलिए। एक वृत्त में गोले में कितने अंश का कोण बनता है? 360। अब हम ये देशांतर रेखा बनाते हैं तो पूरी पृथ्वी पे बनाते हैं, तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 360। 360 देशांतर रेखा, 0 अंश से शुरू होकर के 360 तक। अब पृथ्वी किधर से चलती है? पूर्व से पश्चिम कि पश्चिम से पूर्व की ओर?
नाची में तो ना बता पैबा कि जो ने देख ले में कि के कौनो भर रहा, कौनो गड़बड़ी ना हो, चाहे साल भर बाद पूछ ले, पढ़ाई बता देवा तो जो है हल ही जाए। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व इधर से इधर की तरफ घूमती। अब ये है 01 से अच्छा देशांतर रेखा, मान लीजिए कहां से गुजरी है, कहां से गुजरी, लंदन से। कहां से गुजरी है, लंदन से। और लंदन के किस स्थान से गुजरी है, ग्रीनविच। लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरी। और इधर जाएगा, अर्थात समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक अंश देशांतर बराबर कितना होता है, देशांतर बराबर कितना होता है, कितना मिनट, कितना मिनट होता है, बराबर होता है कितना, 4 मिनट। एक अंश देशांतर बराबर कितना मिनट। देखिए अक्षांश रेखा दूरी मापक हो गई, लेकिन देशांतर रेखा समय मापक। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। सबसे छोटी स्थान से अक्षांश रेखा कौन सी होती है, 90 अंश, ध्रुवों पर स्थित, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन सबसे जो है बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी देशांतर रेखा होती है, देखिए 0 यह जब बढ़ती जाती है तो बड़ा होता जाता बोला, इसलिए 0 वाली छोटी मानी गई है और सब बड़ी। ठीक है। अगर हम पूरब जाएंगे तो एक अंश देशांतर पार करेंगे तो 4 मिनट अपनी घड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो सही समय देगी। यदि हम इसके विपरीत पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट अपनी घड़ी को पीछे करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है ध्यान दीजिए पूरी तरह से। अब इससे जो है, अब इसे हम अगली बार पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। तब तक आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम का इंतज़ार करते रहिए, आपके अपने चैनल SP सर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।